गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखिए न्यू चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा पिछले दिन नॉर्मलिटी का ये बच गया था, हम चाह रहे हैं वो पहले कर लीजिए, 5 से 10 मिनट लगेगा। एक क्वेश्चन आप बनाइए नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी पर आए थे पिछले दिन। केमिस्ट्री का मॉड्यूल थोड़ा देखें। केमिस्ट्री का मॉड्यूल है किसी के पास? अच्छा, हम लिख देते हैं क्वेश्चन। लो, देखिए एक क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं। टू 250 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 solution contains 2.45 gram of H2SO4. Find बनाइए दिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या हुआ। इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करो। क्या हुआ। इस क्वेश्चन को बनाइए तो। देखो पिछले दिन नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना हम लोग, उसका एप्लीकेशन करके ये क्वेश्चन बनाइए। बनाओ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाओ। करो सॉल्व। देखो पहले आप ये नोट डाउन करो कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। फॉर्मूला यूज करिए। 0.2 उसी का
0.5 आया। देखिए देखो यहां पर कह रहा है 250 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन है। मिलीलीटर क्या चीज का यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 मिलीलीटर। अब देखो यहाँ सॉल्यूट है H2SO4 और सॉल्यूट का वेट गिवन है कितना? 2.45 ग्राम। देखो H2SO4 का सॉल्यूशन बोल रहा है, यानी H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया होगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml है, और H2SO4 सॉल्यूट है, उसका वेट दिया हुआ है 2.45 ग्राम। तो सॉल्यूट के वेट को W से वेट ऑफ H2SO4 2.45 ग्राम। अब देखिए हम लोगों को पूछा जा रहा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी को एक रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट किए थे, W/E इंटू 1000/V। देखिए लास्ट क्लास बताए थे आपको। तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए, और इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है। जैसे देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, देखो H2SO4 एसिड है। एसिड के केस में इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या रिलेशन पढ़े थे हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। और मॉलिक्यूलर वेट जब इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 98 आता है। अब बेसिसिटी कितना हाइड्रोजन है इसमें? तो बेसिसिटी 2 हो गया 49। अब हम लोग को पूछ रहा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के लिए रिलेशन पढ़े थे, W/E 1000/V। W कितना है? 2.45, ये E है 49, V है 250। इससे 5 बार में ये कट जाता है। 5 बार में कटेगा ना, नीचे 100 आ जाएगा। फाइनल हम लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। देखो नीचे 100 आएगा तो यहाँ 2 जीरो हटा देंगे, 10/250 आ जाएगा, यानी 1/25 आएगा और 0.04 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। हाँ, तो उससे भी यही आएगा। जैसे नॉर्मलिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें क्या था? इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना? हाँ, तो उसी से तो ये आया था ना। नहीं है? सही सही है। अच्छा, ये 5 बार में कटा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो ये 5 में कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 5/25, 1/5, हाँ 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। और देखो हम लोग जितना भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए पढ़े थे, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़े थे ना, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सब में आपको एक रिलेशन बताए थे रिलेट करने के लिए। इसमें भी जैसे नॉर्मलिटी पता है,
और आपको मोलरिटी पूछ दे, तो रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े थे एन फैक्टर? एसिड के केस में एन फैक्टर क्या हो जाता है? बेसिसिटी। तो जैसे देखो, मान लो इसमें मोलरिटी पूछ देता, नॉर्मलिटी कितना कैलकुलेट किए हैं, अब मोलरिटी मान लो चाहिए, ये भी कह दे फाइंड नॉर्मलिटी ऑल्सो फाइंड मोलरिटी। तो देखो, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। देखिए, ये रिलेशन होता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और नॉर्मलिटी यहाँ आप फाइंड कर चुके हैं, मोलरिटी चाहिए, एन फैक्टर यहाँ क्या है बताओ, यहाँ एन फैक्टर क्या होगा? एसिड के केस में एन फैक्टर होता है बेसिसिटी ना, और इस एसिड का बेसिसिटी क्या है? 2 ना। तो अगर मान लो हम लोग को देखो रिलेशन है नॉर्मलिटी है 0.2, मोलरिटी एन फैक्टर हो गया 2, देखो इसका मोलरिटी आ गया 0.1। समझ में आया? नॉर्मलिटी अगर आपको गिवन हो और मोलरिटी फाइंड करना हो, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और H2SO4 एसिड है, तो एसिड के केस में हम लोग पढ़े थे एन फैक्टर बेसिसिटी होता है, आपको बताए थे। एलिमेंट के केस में एन फैक्टर बैलेंसी, पिछले दिन लिख दिए थे। कंपाउंड के केस में एन फैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। एसिड के केस में एन फैक्टर बेसिसिटी, बेस के केस में एसिडिटी। तो यहाँ पर एसिड है, H2SO4 एसिड है, उसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी बेसिसिटी 2 है, एन फैक्टर 2 हो गया। 1-2 पॉइंट इसमें लिख लीजिए। जैसे अगर हम लोग को पूछेगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। देखो, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में रिलेशन होता है। मान लो नॉर्मलिटी गिवन हो और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पूछ दे, देखो रिलेशन होता है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। जैसे देखो, ये सब देखो शॉर्ट में आसानी से क्वेश्चन बनाने का तरीका है। जैसे मान लो नॉर्मलिटी दे दिया, यहाँ पर नॉर्मलिटी आप कितना कैलकुलेट किए थे इस क्वेश्चन में? 0.2। और आपको पूछ देगा कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बताओ, 1 लीटर में कितना ग्राम H2SO4 घुला हुआ था। सीधा ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी 0.2 है, इक्विवेलेंट वेट 49 है, मल्टीप्लाई कर देंगे उतना, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर आ जाएगा। समझ में आया?
उसी तरह से नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन हो गया, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। हाँ लिखिए, ठीक है लिखो ना। देखो ये पर है, देखो सर जितना भी रिलेशन आपको लिखवाए हैं उसको आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेना इस चैप्टर का। फॉर्मूला आप एक जगह पूरा लिख नोट कर लीजिएगा। जितना भी रिलेशन ये सब लिखवाए हैं इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है आगे चैप्टर में भी। इसको आप एक शॉर्ट नोट बना के रखिएगा। ठीक, बस 5 मिनट और इस चैप्टर में एक बचा हुआ है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। वो 5 मिनट में वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। लिख लिया आप लोगों? नहीं बताए थे इनफैक्ट, पिछले क्लास का कॉपी देखो ना। हाँ अब देखिए, एक रिलेशन हम लोग और नॉर्मलिटी के केस में देख सकते हैं। देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, देखो हम लोग पढ़े थे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू पढ़े थे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा देखो यहां से इसको वॉल्यूम को उधर ले जाकर, समझो वॉल्यूम को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फाइंड कर लेंगे? तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वो था वॉल्यूम ml में, हाँ वो था ml में, देखो ना वहाँ, ये लीटर में यहाँ ले रहे हैं, सिचुएशन अलग अलग है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो इधर ध्यान दो, नहीं सुनाई दिया तुमको? देखो नॉर्मलिटी होता है इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अगर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होगा।
नॉर्मलिटी इंटू देखो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का 3 तरीका अभी तक आपको बता चुके हैं। फर्स्ट, अगर वेट गिवन होता है तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट होता है, बताए थे ना। एक बताए थे आपको वॉल्यूम अगर एसटीपी पर गिवन होता है तो इक्विवेलेंट होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। पिछले क्लास अरे बोले थे ना, आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर वेट गिवन होता है तो इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अगर वॉल्यूम गिवन होता है एसटीपी पर तो इक्विवेलेंट होता है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। पढ़े थे। उसी तरह से अगर नॉर्मलिटी गिवन हो सॉल्यूशन का और वॉल्यूम गिवन हो तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट। जैसे देखो मोलरिटी में आपको बताए थे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर मोल होता है, तो उसी तरह से नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ये इक्विवेलेंट होता है। अच्छा देखो अगर यहाँ वॉल्यूम ml में ले लेंगे तो ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, जैसे उसमें मिली मोल करके बताए थे। तो अगर वॉल्यूम ml में ले लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो मिली इक्विवेलेंट यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। देखो मिली इक्विवेलेंट को ऐसे लिखा जाता है, देखोगे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन, इससे हम भी आगे करवा देंगे आप लोगों को। ME ऐसे करके लिखेंगे मतलब मिली इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू नॉर्मलिटी। लिखिए मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी। देखो जो बच्चा इसको समझ लिया, या फिर देखो घर में जाके जरूर एक बार रिवाइज किया करो। जब आप इसका एप्लीकेशन आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, जनरली सुनोगे बच्चों के मुंह से बाद में, सर वो तो बहुत हार्ड चैप्टर है। क्यों हार्ड हो जाता है? तो जिसका मोल कॉन्सेप्ट कमजोर हो जाता है उसको वहाँ, चूंकि इसका एप्लीकेशन वहाँ कर देंगे। तो मान लो जो बच्चा ये नहीं पता है जिसको, वहाँ तो फिर उसको दिक्कत होने लगेगा ना। तो आप ये करिए, अभी भी कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि बहुत बच्चा तो सीरियस है, कर रहा है। कुछ बच्चों का किसी कारण से क्लास छूट गया, या फिर इनिशियली किसी तरह का टेंशन था, घरेलू कोई प्रॉब्लम था, आपका अगर छूट गया, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आप नोट कर लीजिए। पीपीटी भी है आपके पास, लेक्चर भी है, या दूसरे से कॉपी लेकर भी, किसी भी वे में आप नोट करिए और मेरे पास आइए, हम आपको पूरा समझा देंगे। और सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम इतना सिर्फ कहना चाहेंगे आप लोगों से, सीरियसली क्लास करिए, आप क्लास नहीं मिस करिएगा। 100% आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बनेगा टोटल, लेकिन क्लास नहीं छोड़िएगा। और सीरियसली, जैसे सेकंड चैप्टर है ना, अभी कुछ बहुत ज़्यादा, तो एक ही चैप्टर आप पढ़े हैं, तो अभी से अभी सीरियस हो जाओगे तो जेई क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जेई मेन और जेई एडवांस के लिए देखो क्वेश्चन हम डालते जा रहे हैं, जेई एडवांस लेवल का भी। वो है कि थोड़ा सा मेहनत तुम बढ़ाते जाओ ना, तुम अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करो, क्यों नहीं होगा? आप बनाते, देखो जिस बच्चे को सिंपली बता, जिस बच्चे को एडिशन आता है वही मल्टीप्लिकेशन सीख सकता है, नहीं तो दिक्कत होगा ही होगा।
बस सिर्फ आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए। तो देखिए ये मिली इक्विवेलेंट हो गया। मिली इक्विवेलेंट ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना। और जैसे मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो, तो उसी तरह से मिली इक्विवेलेंट, अगर मान लो वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दिया हुआ था, मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिए और इक्विवेलेंट चाहिए, तो मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो अगर है x मिली इक्विवेलेंट, पूछेगा कितना इक्विवेलेंट होगा, तो x डिवाइडेड बाय 1000। लिखिए x मिली इक्विवेलेंट अगर है तो इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा, x बाय 1000 इक्विवेलेंट। हाँ ऊपर लिख दिया ना। जैसे x मिली इक्विवेलेंट अगर है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x बाय 1000 इक्विवेलेंट। अब देखो देखो अगर हम लोग एक लास्ट थ्योरी है इसका देख लो। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। रिडॉक्स पढ़िएगा, वहां पर भी रिडॉक्स टाइट्रेशन का इससे क्वेश्चन आपसे बनेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में इससे क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखो ये थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी कंप्लीट रिएक्शन हो, अगर कंप्लीट हो रहा है तो जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा सभी का इक्विवेलेंट इक्वल होगा। देखो किसी भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा सभी का इक्विवेलेंट इक्वल होता है। यानी स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, इन अ कंप्लीट, लिखो साथ साथ जैसे बोल रहे हैं, इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, लिखिए इन अ कंप्लीट केमिकल reaction equivalent of each reactant and product are equal। देखो किसी भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा सभी का इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इक्वल होता है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, देखो सपोज अ रिएक्शन, देखो जैसे एक रिएक्शन है ए प्लस बी, देखो ए और बी रिएक्ट किया और सी और डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। ए और बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। ये थ्योरी कहता है, ये हर जगह एप्लीकेबल है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सभी का इक्विवेलेंट इक्वल होगा। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है
कि सभी का इक्विवेलेंट इक्वल होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल होगा इक्विवेलेंट ऑफ डी। अब देखो, किसी भी कोई भी कंप्लीट रिएक्शन होगा तो इक्विवेलेंट डेफिनेटली इक्वल होता है। अब इक्विवेलेंट निकालने का तो बहुत सारा तरीका पढ़े हैं। एक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट भी इक्विवेलेंट होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी इक्विवेलेंट होता है, दूसरा वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी भी इक्विवेलेंट होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस हिसाब से यहां पुट कर लेंगे, एग्जांपल करवा देंगे। क्या बोले? हाँ, वॉल्यूम कहाँ, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है, वॉल्यूम कभी कंजर्व नहीं होता है। हर सब्सटेंस का अलग अलग कॉफिशिएंट हो जाता है ना, तो वॉल्यूम तो उसी हिसाब से हो जाएगा। मान लो 2 मोल ए है, 3 मोल बी है, तो मान लो गैस है, तो 2 × 22.4 लीटर ए के लिए हो जाएगा, अभी के लिए क्या हो जाएगा 3 × 22.4 लीटर। इक्वल कैसे होगा? लेकिन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट करोगे ना तो वो इक्वल आएगा। एग्जाम्पल आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पर लो, अगला दिन पीपीटी में डाल के लाएंगे क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करने के लिए पीपीटी में डाल देंगे। आज हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बोल तो दिए वही चीज की क्वेश्चन इसका हम डाल देंगे पीपीटी में, नेक्स्ट डे उसको हम सॉल्व कर देंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा इसका। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब पढ़ते हैं। देखिए, ये सेकेंड चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में, देखो इसमें थ्योरेटिकल चैप्टर मैक्सिमम है। पहले चैप्टर के रिस्पेक्ट में यही समझो कि 50% ही मेहनत करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पहला चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा था, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। तो देखिए, इसको हम लोग समझिए, इसको हम लोग बहुत ही लोअर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। एटम में क्या क्या होता है, कौन कौन सा थ्योरी है, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा इलोंगेटेड वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट रहता है, इसका डिस्कवरी कौन किया है, पूरे चैप्टर का एक तो समराइज्ड है वो। तो पहले हम क्या करते हैं कि किसका डिस्कवरी कौन किया है एक जगह ही लिख देते हैं इनिशियली, और उसका फिर एप्लीकेशन जैसे जैसे थ्योरी आते जाएगा उसमें यूज करेंगे। तो देखिए, पार्टिकल, देखो जैसे कोई भी पार्टिकल या थ्योरी, discovered by given by, देखो समझो, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन।
देखिए रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ समझिए। जैसे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से, देखो लिखने का तरीका है, उसका चार्ज नीचे लिखेंगे, मास ऊपर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0। जैसे 1 AMU के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए 0 ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास 0, ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। इसका डिस्कवरी कौन किया था? हाँ, जे थॉमसन। अब देखिए नेक्स्ट, देखो प्रोटॉन। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट H11 या फिर P+11, यानी प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और मास होता है 1। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। और इसका डिस्कवरी कौन किया था? नहीं, गोल्डस्टीन। देखो न्यूट्रॉन, हाँ इसको रिप्रेजेंट करते हैं N, चार्ज 0, मास 1। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, तो चार्ज 0, मास 1 AMU होता है। तो देखो जैसे प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU, न्यूट्रॉन का भी मास लगभग 1 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास 1 AMU के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। और इसका डिस्कवरी कौन किया था? हाँ, जेम्स चैडविक। लिखिए। तो देखो ये सब कहलाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी हम लोग को पढ़ना है जिसका रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। देखो नोट कर लिए? अब देखो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के केस में, रेडियो एक्टिविटी के केस में यूज किया जाता है। लेकिन इसमें हम अभी पढ़ लेते हैं उसको भी। देखो जैसे है एंटी इलेक्ट्रॉन। एंटी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का रिवर्स। एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, मास होता है 0। एंटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1, मास 0। मतलब इतना देर से समझाते रहते हैं, कहीं और ध्यान रखते हो। हम बार बार कह रहे हैं 1 AMU के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है।
एब्सोल्यूट मास की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम लोग रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं। देखो, एंटी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है A.M. डिरैक, नाम है ये A.M. डिरैक। और इसी को पॉजिट्रॉन नाम दे दिया। जैसे पॉजिट्रॉन सुना होगा, पॉजिट्रॉन का ये सिंबल होता है E+10, और इसका डिस्कवरी किया है कार्ल डी एंडरसन। तो देखो, ये हो गया एंटी इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एक सब एटॉमिक पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन। तो देखो, इसको जैसे प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1, मास होता है 1। तो मास तो चेंज करता नहीं, चार्ज ही नहीं चेंज हो सकता है। तो एंटी प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा -1, मास हो जाएगा +1। और इसका डिस्कवरी किया है सेगरे एंड वेलेंट। देखो, जैसे एंटी प्रोटॉन का डिस्कवरी किया है सेगरे एंड वेलेंट। उसी तरह से जैसे देखो, एंटी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क देखे हम लोग, चार्ज का। मास तो 0 हो गया, मास चेंज नहीं होता है, तो चार्ज सिर्फ उल्टा हो गया। प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी वही बात है, डिफरेंस क्या चीज का है, चार्ज का। लेकिन अगर एंटी न्यूट्रॉन का हम लोग देखें, देखो मतलब इस चैप्टर को भी बर्बाद कर लोगे, मतलब खत्म नहीं होगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर पिछला चैप्टर आदमी सीख लेता है कुछ किसी भी चीज से, मान लो पीछे हम मेरा छूट गया या दिक्कत हो रही है, तो उससे लेना देना इस चैप्टर में है नहीं, न्यू चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट का कोई यूज नहीं है, फुल्ली समझ में आएगा, एक अलग टॉपिक ही है। लेकिन इसको भी तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी ना। देखो, एंटी न्यूट्रॉन का अगर हम लोग देखेंगे तो चार्ज, देखो मास कभी चेंज नहीं होता है, मास तो सेम ही रहता है, चार्ज रिवर्स हो जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल, तो चार्ज तो इसका भी नहीं होगा, 0 ही होगा, मास में चेंज होता नहीं है। तब क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में फर्क क्या है, सिंबल तो सेम दे दिए, नहीं फर्क है। देखो क्या फर्क है, नहीं तो फिर अलग से नाम देते ही नहीं। ये सब देखो डिस्कवरी कैसे हुआ, बहुत सारा जब फेनोमेनन किया गया तो उसमें ऑब्जर्व किया गया पार्टिकल कैसे रहता है, उसका बिहेवियर क्या है, यही सब चीज तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़े हैं ना आप, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो आप लोग पढ़े हैं ऑर्बिट में होता है। अब ऑर्बिट में ही नहीं तो ऑर्बिट के अंदर सबसेल भी है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल भी है, तो बहुत सारा उसका कैसा पोजीशन होगा, किस तरह से स्पिन करेगा, यही सब हर चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट पार्टिकल है। फर्क ये है कि न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम होगा या फिर स्पिन होगा, इससे अपोजिट होगा। जैसे पार्टिकल स्पिन करता है ना, तो न्यूट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो एंटी न्यूट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। बस ये फर्क है, यानी इसको लिख लेंगे यहाँ
लिख देते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम न्यूट्रॉन ड्यू टू अपोजिट स्पिन। और देखो इसका डिस्कवरी किया है कॉर्क एंड बेवेट्रॉन। लिखिए, कुछ लड़का को हम इस क्लास से अब निकालेंगे, हम वो देख लिए हैं, हर कोई ये जान लो, हम उसको क्लास से अब निकाल देंगे नेक्स्ट डे से, या आज भी हम निकाल देंगे। नहीं पढ़ना है तुम मत पढ़ो, लेकिन दूसरों को पढ़ने दो। समझदारी खुद होनी चाहिए। ये सब इसको क्या बोलेंगे, कैसा पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, इसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी भी देखो आपको 3 तो याद ही है, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, एंटी इलेक्ट्रॉन का एम डायरेक्ट, पॉजिट्रॉन नाम कौन दिया? कार्ल डी एंडरसन, एंटी प्रोटॉन का सेकेंड वेलेंट, एंटी न्यूट्रॉन का कॉर्क एंड बेवेट्रॉन। अब देखो फर्क क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क आता है? चार्ज का, चार्ज अपोजिट हो जाता है। प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन में क्या फर्क आता है? चार्ज का, मास चेंज नहीं होगा, मास तो सेम ही रहेगा। और न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में क्या चीज का फर्क आएगा? सिर्फ स्पिन का। वो अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा न्यूट्रॉन, तो एंटी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करेगा। नोट कर लिए? अब देखिए, एक पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। देखो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को डिनोट किया जाता है गामा से। इसका डिस्कवरी किया है पॉली, नाम है साइंटिस्ट का पॉली। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। देखो एक पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो, इसको डिनोट किया जाता है गामा बार से। इसका डिस्कवरी किया है फर्मी। एक पार्टिकल है मेसोन, यह भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, रेडियो एक्टिविटी में यूज आता है। इसका 3 तरह का होता है, पाई 0, पाई प्लस, पाई माइनस। इसका डिस्कवरी किया है यूकाबा। अब उसका माँ बाप वही नाम उसका रखा था, तो वही पढ़ेंगे। तो देखो ये सब था सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिकली
इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही डिस्कवरी पढ़ना है, लेकिन इसलिए लिखवा दिए कि कुछ ज़्यादा नॉलेज रखिए, आगे यूज आता है दूसरे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में। अब देखिए, ये सब था पार्टिकल। अब कौन सा थ्योरी या कौन सा रे किसने मतलब डेवलप किया या फिर डिस्कवर किया? जैसे देखो, कैथोड रे, देखो कैथोड रे क्या है, ऐसे समझिए। एक चीज प्रैक्टिकली एक चीज बता रहे हैं। जैसे मान लो टॉर्च जलाते हैं हम लोग, पहले समझ लो। जैसे मान लो टॉर्च जलाते हैं, रे निकलता है उससे, तो हम लोग ये कहते थे किसी चीज का फ्लो तो हो रहा है। जैसे टॉर्च जलाते हो, वहां से जो रे निकला उसमें कुछ तो फ्लो कर रहा है। तो देखो, तो तुम कहोगे एनर्जी फ्लो कर रहा है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन। समझ में आया? तो लाइट रे जो होता है, लाइट रे, उसका पार्टिकल होता है फोटोन। अब वो क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है। पहले समझ लो, ये समझ में आया? उसी तरह से देखो, कैथोड रे के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो रे होता है उसको कहा जाता है कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर वहाँ जहाँ तक वहाँ पढ़े थे उससे आगे यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप। तो देखो, वहाँ क्या पढ़े थे आप? एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, जैसे ये मरकरी है, ट्यूब है, इस तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, ग्लास का ट्यूब होता है। उसमें क्या करते हैं, एक साइड एक मेटल का प्लेट लिए, एक साइड दो मेटल का प्लेट लिए, दोनों साइड से एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। तो जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एनोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पढ़े हो ना ये सब? और जिसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसको कहते हैं कैथोड या फिर निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या करते हैं, उस डिस्चार्ज ट्यूब से एयर पंप्ड आउट कर लेते हैं और उसमें कोई गैस लो प्रेशर पर डाल देते हैं, जिसका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं, वोल्टेज बहुत हाई कर देते हैं। उस सिचुएशन में देखा जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि कैथोड के तरफ से रे निकलता है जो एनोड की ओर जाता है। तो एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके तरफ रे जा रहा है, इसका मतलब वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का रे है, और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो वो फ्लो है उसी को क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। यानी कैथोड रेज का पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहलाता है कैथोड रे। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट किए थे जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किए हैं? जे थॉमसन। लेकिन कैथोड रे का जो डिस्कवरी उससे पहले ही हो गया था, जिसका नाम है उस साइंटिस्ट का जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर नाम का साइंटिस्ट कैथोड रे का डिस्कवरी किए थे। अब देखो, एनोड रेज, एनोड रे का डिस्कवरी कौन किया है? ये गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ही ना, गोल्डस्टीन ही ना प्रोटॉन का डिस्कवरी किया है। तो प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन।
प्रोटॉन होता है H+, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन का जो फ्लो हुआ था उसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किए थे गोल्डस्टीन, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहलाता है एनोड रेज, यानी एनोड रे का डिस्कवरी किया गोल्डस्टीन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन किया, तब क्वेश्चन उठा कि एटम में ये रहता कहाँ है, किस तरह से ओरिएंटेड होता है। इसके लिए सबसे पहला थ्योरी आया था जे थॉमसन का, जिसको कहते हैं प्लम पडिंग थ्योरी ऑफ एटम। उन्होंने बताया था, सुनो, उन्होंने बताया था कि एक एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, स्फेयर के आकार का होता है। उसके पूरे वॉल्यूम में, देखो थॉमसन का ये एजम्पशन था कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बीच में ठीक उसी तरह बीच बीच में फंसा हुआ रहता है जैसे खरबूजा के बीच में बीज फंसा हुआ होता है। इस मॉडल को क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। ये थ्योरी सबसे पहले कौन दिए थे, तो देखो ये जो थॉमसन साहब थे, थॉमसन चाचा तो वो बहुत कुछ, तो देखो तो वो बहुत कुछ गलत चीज बता दिए। उसमें उनका एक ही चीज सही था कि एटम स्फेरिकल होता है, बाकी वो बोल दिए क्या कि एटम के पूरे बल्क में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बीच बीच में फंसा हुआ रहता है। क्या ऐसा होता है? तो लेकिन थॉमसन ये बताए थे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना स्टेप वाइज, ये पढ़ना है हम लोग को, प्लम पडिंग थ्योरी ऑफ एटम। देखो आपको पूछेगा प्लम पडिंग थ्योरी ऑफ एटम कौन दिया था, हाँ जे थॉमसन। अब देखो जब इन्होंने इतना बड़ा मिस्टेक किया तो फिर इसमें रिसर्च नेक्स्ट आया, तो उसके बाद रिसर्च आया रदरफोर्ड का। देखिए आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी समराइज हो जाएगा, आगे तो हर मॉडल पढ़ना ही है टोटल। तो देखो रदरफोर्ड क्या किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया, मतलब एक सोने की सर्कुलर फॉइल लिया। अब तुम कहोगे गोल्ड ही क्यों लिया गया, एक चीज आप जान लीजिए कि जितना भी नॉन मेटल है, जितना भी आप मेटल जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पतला गोल्ड को ही बनाया जा सकता है, हाँ मैलिएबल। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा मैलिएबल होता है, वो तो दूसरा चीज हो गया डक्टाइल, मैलिएबल होता है जिसको पीट के पतला बनाया जा सके। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड, इसीलिए गोल्ड को लिया गया। तो गोल्ड को क्या किया गया, एक सर्कुलर फॉइल लिया गोल्ड का। अब देखो गोल्ड का फॉइल लेकर उस पर पॉजिटिव चार्ज भेजा गया। पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है अल्फा पार्टिकल, देखो पढ़ा होगा ये आप लोग, 9th में पढ़े थे ना। तो देखो क्या किया, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम आयन, He++ होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हीलियम आयन को जब भेजा गया तो देखो देखा गया कि हीलियम आयन जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से रिटर्न बैक हो गया, और न्यूक्लियस के पास से जाता था ना तो डेविएशन उसमें होता था, यानी रिपल्सन होता था। और न्यूक्लियस से दूर से जाता था, सेंटर से दूर से जाता था तो वो पास कर जाता था। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि इसका मतलब है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, वहां से रिपल्सन हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ये दिखाए कि
प्रोटॉन रहता कहाँ है एटम में। जैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ही कर दिया था, लेकिन प्रोटॉन कहाँ होता है एटम में, ये डिस्कवरी कौन किया? रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड क्या किया? गोल्ड का सर्कुलर फॉइल लिया, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया और उससे ऑब्जर्व किया कि सेंटर के पास जब जाता है अल्फा पार्टिकल तो रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने क्या कहा कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। समझ में आया? तो देखिए, तो इसका मतलब न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम रदरफोर्ड के थ्योरी को बोलते हैं। तो न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम कौन दिया? रदरफोर्ड। तो ये भी हम लोग नोट करेंगे। देखो, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम, सिक्स्थ बेंच का लड़का, हम बार बार कह रहे हैं, समझ नहीं रहे हो तुम उस बात को। देखो, न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एटम कौन दिया है? रदरफोर्ड। अब आपको पूछा जाएगा न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया? रदरफोर्ड ना। देखो, रदरफोर्ड क्या कहा कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड किया ना। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, तब उनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो उनका स्टेटमेंट था कि न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यानी इलेक्ट्रॉन ये सेल में रिवॉल्व करता है। तो सेल का डिस्कवरी कौन किया फिर? रदरफोर्ड। सेल का भी डिस्कवरी रदरफोर्ड हो गया ना। नोट कर लिए? ये करिए नोट। देखो, देखो, अगर पूछा जाएगा न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड। देखो, सेल, जैसे उन्होंने बताया कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट सेल में रिवॉल्व करता है। तो सेल का भी डिस्कवरी रदरफोर्ड कर दिया। अब देखो, एक्चुअली समझिए, जैसे रदरफोर्ड का जब थ्योरी आया तो वहां से कंक्लूजन निकला कि एटम स्फेरिकल होता है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट सेल में रिवॉल्व करता है। अब देखो, क्वेश्चन उठता है, उनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस खींच क्यों नहीं लेता है इलेक्ट्रॉन को? जैसे समझ रहे हो उन क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे उनका थ्योरी आया कि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट सेल में रिवॉल्व करता है। तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो? देखो, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्यों नहीं पुल कर लेता है? जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को खींचना चाहिए ना।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही। न्यूक्लियस जैसे मान लो, हाँ, सुनिए, आप इस पर नेक्स्ट डे पढ़ के रिसर्च करके आइएगा कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्यों नहीं खींच लेता है। तुम लोग ये क्वेश्चन किए थे जी इसमें।